हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। दोस्तों, यहाँ पर डेली जो कि आप देख सकते हैं मॉर्निंग में आपकी 11 बजे ये आपकी हाई कोर्ट की क्लास चल रही है और देख सकते हैं कि हाई कोर्ट में आपको हिंदी, आपके जीके ये आपको दिए जा रहे हैं जो कि आपके मॉडल पेपर में। साथ में यहाँ पर जो आपकी इंग्लिश है और मैथ है ना, ये जो आपकी पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दी जा रही है। टेलीग्राम आपका देव जीके ट्रिक है ना, तो उसे सर्च करके आप लोग जुड़ सकते हैं ताकि पीडीएफ से और भी आप बेहतर रिवीजन कर सकते हैं। अभी हाल ही में एक भर्ती आपकी आई है जूनियर असिस्टेंट की, जिसमें से आपके 2700 प्लस पोस्ट आपके हैं और उसमें आपके देख सकते हैं हिंदी भी आएगी और जीके भी आपकी आएगी और यूपी जीके जो आपकी होगी वो आपकी 20 नंबर की आपकी उसमें भी होगी। तो यूपी जीके की जो क्लास चलती है वो डेली आपको शाम को 6 बजे चलती है, तो आपको डेली जुड़ना है शाम को 6 बजे। अर्थात जूनियर असिस्टेंट वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो भी एक क्लास को देख सकते हैं, क्योंकि आपका जो लेवल होगा हिंदी का, जो आपके यहाँ पर यूपी जीके होगा और आपके ये कह सकते हैं जो आपका जीके में होगा, सब आपको लगभग कॉमन ही आपको मिलने वाला है। तो इसलिए इस क्लास को देखते रहेंगे तो आपकी जूनियर असिस्टेंट के भी जो आपका कह सकते हैं सिलेबस वो भी कवर होता रहेगा। ठीक है, चलिए गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को, जय हिंद, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। कितने लोग हैं जो जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म भरेंगे? पेड 2023 से आपका आया है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहला जो आपका क्वेश्चन है वो आपसे कह रहा है कि अति धन उक्ति शब्दों की संधि करने पर शब्द बनेगा। आपको बताना है कि अति धन उक्ति को अगर हम जोड़ दें तो भैया क्या बन सकता है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो बनेगा अत्युक्त। अत्युक्त जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। हमने कहा भी था कि या जो आपका होता है उसके साथ अगर कोई आधा अक्षर जुड़ा होता है, चाहे वो ता हो चाहे ना हो या कोई भी हो, वो आपका हमेशा कौन सी संधि होती है। तो आप कहेंगे सर इसमें जो आपकी संधि है वो आपकी यण संधि है। यण संधि आपका आंसर राइट हो जाएगा, कौन? बी नंबर हो जाएगा। अगला है कि परशुराम का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है। देखिए, परशुराम का पर्यायवाची भार्गव होता है, भृगुनंदन होता है, रेणुका तनय भी होता है, लेकिन आपका जो शिव प्रिय है तो आपका ये नहीं होता है, आपके भगवान शिव का होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या बनेगा? बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपका 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद है जो तत्पुरुष समास का है। चलिए 3 को ऑप्शन देना है। यहाँ पर कह रहा है तत्पुरुष समास नवरात्र में तो होगा नहीं, है ना। यहाँ पर दे सकते हैं द्विगु समास है। अनु और दिन, है ना, अनुदिन में आपका नहीं हो सकता है, अनु आपका उपसर्ग लगा है। यहाँ पर यदि धर्मा अधर्म, धर्म और अधर्म आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर बच्चा वो ऑप्शन कौन सा है? सी नंबर है, पदगत पद को आगत, अर्थात ये तत्पुरुष समास है। ऑप्शन आपका सी जिसका आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और यहाँ पर आपसे कह रहा है सर तत्सम शब्द आपको चुनना है। यहाँ पर तत्सम शब्द आपका है कौन? तो हमने तत्सम जब पढ़ाया तो हमने कहा 99.9% ऐसे आपके ऑप्शन जो आपके आधा अक्षर से आपके होते हैं, और वहां पर हमने बताया था सा जो आपके होते हैं तो वो आपके होंगे, तो आपके तत्सम होंगे। तो आप कहेंगे सर पहला ही ऑप्शन यहाँ पर भविष्य जो दिया गया है वो आपका तत्सम है, याद रखिएगा। बाकी चांद की बिंदी जहां लग जाए वो आपका तद्भव होता है, और हमने कहा खा जो होता है वो तद्भव में होता है, क्योंकि खा का परिवर्तन तत्सम में आपका जो होता है वो आपका अच्छा होता है। तो अगर इसका तत्सम पूछ लेता तो आपको छील लगा देते हैं, है ना। तो इसलिए क्या पूछा है आपसे तत्सम, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला है जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती है उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को ऑप्शन देना है कि जो क्रिया कर्म का बोध ही ना कराए, अर्थात बिना कर्म के ही कार्य पूरा हो जाए, वो आपका होती अकर्मक क्रिया, अर्थात इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है और क्रिया आपकी पूरी होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर है, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 6 बताइएगा कि कौन सा विलोम युग्म आपका गलत दिया गया है। कौन सा विलोम युग्म है जो आपका गलत दिया गया है। यहाँ पर जो आप देना है भैया, यहाँ पर मुख का दिया है वाचाल, संपन्न का दिया है विपन्न, मितव्ययी का दिया है अल्पव्ययी और सम्मुख का दिया है विमुख। सब कुछ लगभग सही लग रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऑप्शन में आपकी गड़बड़ी है, और ये गड़बड़ी कहाँ पर है आप लोग जल्दी से बताइएगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखिए मुख का वाचाल होता है, ये भी सही है, संपन्न का विपिन होता है, विपन्न होता है, सम्मुख का विमुख होता है, लेकिन जो दिया गया मितव्ययी और अल्पव्ययी यहीं पर आपकी गड़बड़ी है। यहाँ पर गड़बड़ी क्या है, तो मितव्ययी जो आपका दिया गया है ना, अपव्ययी होता है, यहाँ पर अल्प नहीं होता है, अल्प नहीं होता है, अपव्ययी होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर गलत आपका दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर देखो दिया गया है मूल शब्द आपसे किया गया है प्रत्यय की दृष्टि से सही विभाजन आपका है नहीं है। तो 7 नंबर में देखिएगा पहला दिया है लुहार, लोहा धन आर, है ना। फिर दिया है कसेरा, कांसा धन एरा। फिर दिया गया है महत्व, महत धन त्वा, और घुमाव दिया गया है घुम धन आओ। अब यहाँ पर देखिए क्या गड़बड़ी है आपको बताना है। तो भैया यहाँ पर देखा जाए तो आपका दिया गया है घुम,
होना चाहिए घूम, क्या होना चाहिए, घूम धन आओ, घुमाओ। तो यहाँ पर जो आपकी मात्रा है वो आपकी बड़ी ऊ की हो, बड़ा ऊ की होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन आपका डी नंबर है यहाँ पर गलत हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है कि सरसा उपसर्ग से निर्मित शब्द आपका कौन सा है। चलिए बताना है कि सरसा उपसर्ग जो आपका है वो किसमें है। यहाँ पर दिख दिया है सोदाहरण, इसमें क्या हो सकता है, आप कहेंगे सर इसमें नहीं होगा, सुल्लाह में होगा, नहीं होगा, इसमें तो आपका टूटेगा नहीं। यहाँ पर अगर हम इसको तोड़ते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ इसको तोड़ेंगे तो आपका सा आपका निकल के आ जाएगा, है ना। यहाँ पर देखो इसको जो आपका दिया है सा धन उल्लाह हो जाएगा, यहाँ पर देखो सा धन उदाहरण हो जाएगा। लेकिन अगर हम सहानुभूति की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए सा उपसर्ग आपका नहीं है। तो 8 नंबर का जो ऑप्शन आपका दिया गया है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। क्लियर, समझ गए ना। सा उदाहरण आपका हो जाएगा, सा उल्लास हो जाएगा, सा धनित हो जाएगा, मतलब सब में सा था लेकिन इसमें सा निकालेंगे तो हानुभूति का कोई मतलब नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन 9 का बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा समास है जो भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करने हेतु प्रयुक्त नहीं किया सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण को हम कई नामों से जानते हैं, इनको पीताम्बर कहते हैं क्योंकि पीला वस्त्र धारण करते हैं, कंज लोचन भी कहते हैं, है ना, आंखें बहुत अच्छी हैं, और यहाँ पर घनश्याम भी इनको कहते हैं, लेकिन त्रिलोचन कहते हैं किसको, तो आपकी भगवान शिव को कहा जाता है। इसलिए आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका जो सी आपका दिया गया है ये आपका भगवान कृष्ण को संबोधित नहीं कर रहा है। क्वेश्चन आपका 10 है कि वर्तनी की दृष्टि कौन शब्द है जो आपका अशुद्ध दिया गया है। सूर्पनखा दिया गया है, सरपड़ी है, श्वेतांगी है और चतुरंगी दिया गया है। अब आपसे पूछा गया अशुद्ध पूछा गया, अब ऑप्शन को देखिए क्या हो जाएगा। सूर्पनखा है, सरपड़ी है, श्वेतांगी है, लेकिन चतुरड़ी जो आपका दिया गया है 10 नंबर में, ये जो आपका चतुरणी है इसकी जगह हम लोग चतुर से चतुराई बना सकते हैं या चतुरता बना सकते हैं, इसलिए ऑप्शन डी नंबर आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आपसे कह रहा है 11 नंबर, व्याकरण की दृष्टि कौन सा वाक्य है जो कि सही नहीं है। चलिए 11 नंबर का प्रयास करिएगा। परशुराम की क्रोधाग्नि से सभी आतंकित थे, मरीज को यथा समय दवाई देनी चाहिए। यहाँ पर वह सदैव ही सत्य बोलता है ना, सदैव ही सत्य बोलता है, मैंने गुरुजी के दर्शन किए। 11 नंबर की बात करते हैं तो ऑप्शन आपको मिल चुका होगा, हमने कहा भी था वह सदैव सत्य बोलता है, ये निपात लगाने की आवश्यकता नहीं थी, इस तरह शब्दों का प्रयोग नहीं करना था, इसलिए ऑप्शन आपका सी नंबर है, ये सही नहीं है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है सट धन आनंद सडानन, आपको बताना है कि सर 12 नंबर जो दिया है सट धन आनंद, ये संधि विच्छेद होगा किसका। तो आप कहेंगे सट धन आनंद सडानन, क्या होता है सडानन। तो यहाँ पर 12 नंबर का ऑप्शन कौन बनेगा, ए नंबर बनेगा या आपका सी नंबर बनेगा, बताना है सडानन कैसे लिखा जाएगा। चलिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर दिया जाए सही, जो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बताना है, आपका जो आंसर है वो आपका राइट इनमें से क्या हो जाएगा, सट धन आनन सडानन। याद रखिए जब तोड़ते हैं तो आधा होता है, जब लिखते हैं तो आपका ये होता है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर आपका सी बनेगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अब चला जाए, यह वाक्य जो है वो आपका कैसा है। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। हमने कहा था कि यहाँ पर जो आपसे कह रहा है वो आपको देखना है कि ऑप्शन में कह क्या रहा है, आपका ऑप्शन के अनुसार आपको ध्यान देना है। यहाँ पर देखो दिया गया है आपसे कर्मवाच्य, यहाँ पर भाववाच्य है और आपका कृत्यवाच्य है। अगर हम आपसे बात करें कर्म की बात करें तो यहाँ पर आपका कौन सा कर्म दिख रहा है, क्या यहाँ पर कोई कर्म है कि अब जो आपका है कर्म आपका है, चलना आपकी क्रिया है ना। तो आप कहेंगे सर ये आपका भाववाच्य हो जाएगा, जैसे कि आपका होता है शीला से पढ़ा नहीं जाता है, उसी के साथ ऑप्शन होता है अब चला जाए, तो ये भी क्या होता है भाव में होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जब दोनों ऑप्शन में होते हैं तब ऑप्शन को क्या नहीं वाला सही करते हैं, बाकी अगर ना हो तो ऑप्शन में आपका यही होता है अब चला जाए, क्योंकि अपने ही भाव को बता रहा है कि अब चला जाए, अपने मन से ही बोल रहा है, अपने भाव से कह रहा है कि अब शाम हो गई है चला जाए, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। बाकी वैसे भी यहाँ पर चलना क्या है, यहाँ पर चलना क्या है, क्रिया आपकी है, ठीक है ना। यहाँ पर अगला है कि पत्र शब्द का अनेकार्थी समूह बताना है, और पत्र के जो अनेकार्थी होते हैं वो क्या होते हैं, चलिए बताना है। क्वेश्चन 14 नंबर में पत्र का देखिए आपका दिया है पन्ना दिया है, पंख है और मोती दिया गया है ना। अब मोती दिया है तो यहाँ पर ध्यान नहीं देना है, यहाँ पर पंख दिए गए, पत्ता है, चिट्ठी है और पंख है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 15 नंबर में कि हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला जो होता है उसको क्या कहते हैं, जो हर समय दूसरों की कमियां ही ढूंढे, तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है छिद्रान्वेषी। क्या बोलते हैं, छिद्रान्वेषी, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि सर संघ की भाषा जो आपकी है, संघ की राजभाषा हिंदी है और लिपि जो आपकी है देवनागरी है, यह भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है।
ये जो आपका है आर्टिकल नंबर आपके 343 में इसका वर्णन है कि जो आपकी राजभाषा है वो हिंदी होगी और लिपि जो आपकी है देवनागरी होगी। ऑप्शन नंबर आपका बी अनुच्छेद 343। कर, बैठ, चल आदि धातु के प्रकार जो आपके हैं कैसे हैं? तो दोस्तों ये मूल धातु हैं, इनमें से आपकी प्रत्यय लगाकर क्रिया बनाई जा सकती है। जैसे ना लगा देंगे तो भैया करना, बैठना, चलना, है ना। तो आप कहेंगे सर इसमें से आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर है। और अगर इनमें से ना प्रत्यय लगा दिया जाए तो ये क्रिया हो जाएंगे। यहाँ पर अगला है औलाद किस भाषा का शब्द है? औलाद किस भाषा का शब्द है? तो आ से औलाद और आ से अरबी। ये जो भाषा है वो आपकी अरबी भाषा से लाया गया जो शब्द है। जैसे औरत होता है ना, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है सर्वनाम का प्रकार नहीं है। देखिए सर्वनाम आपके 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम जो होते हैं वो आपके 6 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर देखिए आपसे दिया गया है पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक और गुणवाचक। गुणवाचक जो आपका होता है वो आपका विशेषण होता है। क्या होता है? तो यहाँ पर कहेंगे सर गुणवाचक जो होता है वो विशेषण होता है। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर है, यहाँ पर गलत हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है 20 नंबर में, एक लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना क्या करता है भैया? स्वाभाविक रूप से जागृत करता है। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल सही है, स्वाभाविक ही बिल्कुल सही भर दिया जाएगा। ये तो आपने कई बार पढ़ा भी है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 21 नंबर की, आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद आपको बताना है। तो भैया यहाँ पर आपसे कह रहा है कि आपने बुलाया होता, है ना। कहते हैं संकेत की जरूरत है, जब तक आप संकेत नहीं दोगे तो हम जाएंगे कैसे? संदेह नहीं, यहाँ पर संकेतवाचक कि आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, अर्थात संकेतवाचक ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। और आते हैं अगले पॉइंट में, जैसे कि डेली हमारे गद्यांश की सीरीज में ये गद्यांश आपका डेली सोल्व कराते हैं। गद्यांश को पढ़ने से बस ये होता है कुछ आपको बाहरी जीवन से जानकारी होती है, आप पढ़ने वाले व्यक्ति हैं और आप जॉब करने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गद्यांश जो पढ़ने योग्य होता है उसको ध्यान दीजिएगा। गद्यांश अच्छा है। कह रहा है कि विद्यार्थी जीवन में गांधी जी को व्यायाम से अरुचि थी, स्कूल बंद होते ही वे घर चले जाते थे और अपने पिताजी की सेवा करते थे। शनिवार के दिन प्रातः का स्कूल था, गांधी जी को व्यायाम के लिए शाम के 4 बजे स्कूल जाना था। उनके पास घड़ी ना थी, बादलों के कारण ठीक समय ज्ञात ना हो सका, इसलिए गांधी जी उस समय स्कूल पहुंचे जब अन्य छात्र अपने अपने घर चले गए थे। दूसरे दिन प्रधानाचार्य ने रजिस्टर देखा तो गांधी जी अनुपस्थित पाया। जब उनसे कारण पूछा तो उन्होंने जैसा घटित हुआ था बता दिया, परंतु प्रधानाचार्य ने उनके कथन पर विश्वास नहीं किया और उन पर जुर्माना कर दिया। ठीक है ना। तो ये गांधी जी के बारे में दिया गया था। आप जैसे कह रहे हैं गांधी जी को अरुचि थी, अर्थात गांधी जी के अंदर इस चीज में रुचि नहीं थी, है ना, कि खेल कूद में। तो यहाँ पर देखिए जो आपका व्यायाम है, व्यायाम के बारे में इसमें दिया गया था स्टार्टिंग में व्यायाम। तो गांधी जी को अरुचि थी आपकी व्यायाम से। गांधी जी सेवा करते थे, किसकी सेवा करते थे? तो आप कहेंगे सर अपने पिताजी की। गांधी जी को व्यायाम के लिए कितने बजे जाना था, है ना। तो बिल्कुल आसान है, आप कहेंगे 4 बजे। गांधी जी के पास कौन सी घड़ी थी? गांधी जी के पास कौन सी घड़ी थी आपसे पूछा 25 नंबर में। तो आपकी HMT घड़ी थी, शायद इसमें आपका कहीं जल्दी में रह गया है। यहाँ पर घड़ी जो आपकी रही होगी कहीं ना कहीं दिया गया होगा, या तो गद्यांश ही पूरा आपका नहीं होगा। हाँ, यहाँ पर दे सकते हैं रजिस्टर देखा गांधी जी, उनके पास घड़ी न थी, यहाँ पर देखो दिया गया है ना। कुछ गड़बड़ी देखो यहाँ पर दे दिया है। बाकी यहाँ पर हमने कहा कि गद्यांश अधूरा टाइप का आप कर रहा है। कौन सी घड़ी थी? इनमें से कोई नहीं। तो भी ऐसी स्थिति में आप डी लगाइए जब ऑप्शन में जैसा गद्यांश वैसे हमको सोल्व करना है। जैसा गद्यांश दे वैसे ही आपको करना है, ठीक है ना। जैसा गद्यांश दे वैसे करना है। उसमें गांधी जी के पास, अच्छा गांधी जी के पास घड़ी नहीं थी, दिया तो गया है ऑप्शन नंबर सी नंबर, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन सी लगाना है, गांधी जी के पास घड़ी नहीं थी, ठीक है ना। तो इसलिए वो तो टाइम से नहीं पहुंचे थे। तो यहाँ पर आंसर सी, मतलब जैसा गद्यांश हो वैसे आपको आंसर देना है। तो आपने यहाँ पर 25 क्वेश्चन हमने आपको गद्यांश को भी सोल्व कराया, बाकी आपको PDF टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराई जा रही है। तो देव जीके ट्रिक टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। आते हैं हम लोग यहाँ पर सामान्य ज्ञान की ओर। सामान्य ज्ञान में देखते हैं कि कैसी आपकी तैयारी है। और हमने कहा भी है किताब से भी आप लोग पढ़ा करें, सिर्फ टेस्ट पेपर से कुछ नहीं होता है। टेस्ट पेपर से बस ये जानकारी होती है कैसे क्वेश्चन आपके होते हैं, क्या चीज की कमी है, कौन सा हमको क्वेश्चन नहीं आया है और ये टॉपिक कहाँ मिलेगा, है ना। और वो जो आपको मिलेगा किताबों में ही मिलेगा, किसी के नोट्स में बहुत ही कम मिलेगा, बहुत ही कम नॉलेज मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास कोई भी किताब खरीदेंगे उसमें पूरी जानकारी आपकी छिपी रहती है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर आते हैं भाग 3 में सामान्य ज्ञान, जो कि आपके 25 क्वेश्चन में देखते हैं कि आपकी जीके में कितनी तैयारी है। राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो कौन होता है? बताइएगा कि राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो कौन होता है। तो आपके से पदेन सभापति होते हैं
जो आपके उपराष्ट्रपति होते हैं ना, ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा की पदेन सभापति होते हैं। याद रखिएगा, इनका जो पेमेंट मिलता है राष्ट्रपति को, इनको राष्ट्रपति के पद का नहीं मिलता है, इनके राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में मिलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। क्वेश्चन आपका 52 है कि हड़प्पा कालीन सभ्यता स्थल लोथल जो आपका स्थित है वो आपकी कहां पर है? तो लोथल कहां पर है? तो आप कहेंगे गुजरात में है, ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। गुजरात आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वानों या लेखकों में से कौन जैन धर्म का अनुयायी था? देखिए, जैन धर्म की अगर बात करते हैं, मलाधर वसु, हेमचंद सूरी, पार्थसारथी और सायण। जब आपको बिल्कुल नया क्वेश्चन मिले तो उसमें क्या करना है, आपको गोला लगा देना है। मतलब आपको ओएमआर में गोला नहीं लगाना है, पेपर में गोला लगा लेना है कि हम इस क्वेश्चन को बाद में छेड़ेंगे अगर आया है तो, नहीं तो इसको हम छोड़ देंगे। जब भी आप पेपर देने जाए तो कसम खा के मत जाइएगा कि हम 25 में 25 हिंदी सही करेंगे, 25 में 25 जीके सही करेंगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा स्कोप रहता है ना। आप जितना कम गलती करेंगे आपके चांस ज्यादा ही होते हैं आगे निकलने के, क्योंकि वहां से एक नंबर आपका बच जाएगा और माइनस मार्किंग भी बच जाएगी। समझ में आया ना? तो इसलिए अगर आपको नया क्वेश्चन है तो उसको आप छोड़ देना है, बाकी हम तो आपको सॉल्व करा रहे हैं। याद रखिए, जो आपका हेमचंद सूरी है, याद रखिएगा 53 नंबर जो दिया गया है कि हेमचंद सूरी जो जैन धर्म का एक महान विद्वान था, जो कि जयसिंह सिद्धराज के दरबार में रहता था। उसी के प्रभाव के कारण ही जयसिंह सिद्ध ने आबू पर्वत पर एक मंडप बनवाया था, जिसमें जैन तीर्थकर के बारे में यहाँ पर आपका था। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, हेमचंद सूरी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भक्त तुकाराम जो आपके थे वो कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? बताना है। जो तुकाराम के बारे में आपने पढ़ा है ना, तुकाराम जो आपके थे जहांगीर के समय थे। याद रखिए, तुकाराम जो आपकी 1608 की बात है, क्या है याद रखिएगा 1608। यहाँ पर जो आपका है 1608 से लेके 1649 के मध्य इनका समय माना जाता है, और इन भक्त संतों का महत्वपूर्ण स्थान भी आपका है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, इसका जो आंसर है वो आपका बनेगा सी नंबर, क्योंकि जहांगीर जो आपका था वो आपके 1605 से आया था, 1605 से लेकर 1627 तक, और इसके बाद शाहजहां जो आया था 1627 से आपके 57 तक आया था, इसलिए ऑप्शन देना है सी नंबर है। अगला है कि लंदन में लंदन में इंडियन हाउस की स्थापना किसने की थी? चलिए बताना है कि लंदन में इंडियन हाउस की स्थापना जो किया था वो किसने किया था। 55 की बात करते हैं तो दोस्तों ये हैं आपके श्यामजी कृष्ण वर्मा है। कौन है? श्यामजी कृष्ण वर्मा है। इन्होंने इंडियन हाउस नामक कह सकते हैं कि एक हाउस की स्थापना किया था, है ना, जो कि 1905 में किया था। तो इसलिए आपका जो आंसर है वो आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 56 नंबर में कि निम्न में से कौन सा एक स्वराज्य पार्टी से संबंधित नहीं थे? 56 की अगर बात करते हैं तो स्वराज्य पार्टी से दोस्तों मोतीलाल नेहरू जुड़े हैं, सीआर दास भी थे, एनसी केलकर भी थे, लेकिन जो आपका राजेंद्र प्रसाद है वो आपके इससे जुड़े नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर डी नंबर जिसका आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, क्लियर है ना? यहाँ पर कहेंगे सर स्वराज्य पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी। अगला क्वेश्चन आपका 57 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के काल में हुई थी? दोस्तों वायसराय की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो लॉर्ड डफरिन है, कौन है यहाँ पर? जो आपके डफरिन है, डफरिन 1885 में, है ना, एओ हुम जो थे कह सकते हैं कि एक प्रकार से स्थापित कराए थे उस समय। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका डी हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर यहाँ पर है? बताइएगा 58 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो भाई सोचने समझने और संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से हम आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और आप लोग भी अपना पूरा सपोर्ट करिएगा ताकि और भी ज्यादा से ज्यादा क्लासें आपको दी जा सकें। अभी तो प्रैक्टिस सेट भी आपको चल रहे हैं, अभी आपको टॉपिक वाइज भी क्लास से आपको दी जाएंगे, है ना। तो अपना भी पूरा सहयोग और सपोर्ट बनाए रखिएगा। देखो दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा है जो आंध्र प्रदेश का बंदरगाह है, और आप कहेंगे सर आंध्र प्रदेश का बंदरगाह यहाँ पर देखा जाए तो 58 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर, ये आपका काकीनाडा है। कौन है? तो काकीनाडा जो आपके विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की बंदरगाह में आपका आता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी जो जनजाति हो आपकी कौन सी है? चलिए 59 का ऑप्शन देना है। 59 की अगर बात करते हैं तो आपकी भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो आपकी है वो आपकी इनमें से कौन हो जाएगी 59 नंबर में? तो दोस्तों याद रखिएगा भारत की सबसे बड़ी जनजाति आपको भील बताना है। क्या बताना है? भील बताना है 2011 के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश में सबसे जो ज्यादा है वो आपकी कौन सी है, तो आपकी गोंड है। तो ये ऑप्शन आपको देना है कौन सा? सी नंबर आपको देना है, क्योंकि ये जो भील जनजाति है वो आपके आंध्र प्रदेश कह सकते हैं महाराष्ट्र में पाई जाती है, आपके एमपी में पाई जाती है, राजस्थान में पाई जाती है। तो मैक्सिमम संख्या आपकी किसकी है? आपकी भील की है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपका 60 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक है जो आपका सुमेलित नहीं है?
चलिए बताना है जो आपका सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपसे दिया गया है, आपसे कौन 60 नंबर में ऑप्शन को आपको बताना है कि कौन सा एक सुमेलित आपका नहीं है। चलिए जवाब देना है, जल्दी से दीजिएगा। वेरी गुड। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, आप कहेंगे सर जो जम्मू कश्मीर में है, मतलब नाथुला दर्रा जो आपका है वो सिक्किम में है ना। तो हमको लगता है 60 नंबर का ऑप्शन पहला ही आपको मिल गया है। नाथुला दर्रा जो आपका है वो आपके कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर नाथुला दर्रा जो आपका है वो आपकी सिक्किम में है, सिक्किम में है। तो ऑप्शन आपका ही गलत हो गया। लिपलेख आपको उत्तराखंड, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, पालघाट आपका है केरल में है। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा आपका, ये नंबर हो जाएगा। अगला है कि वह कौन सी तिथि है जो दोनों गोलार्धों में दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, दिन रात बराबर होते हैं। 21 मार्च और आपका 23 सितंबर है ना, 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं, है ना। ये जो आपका बसंत विषु होता है और जो शरद विषु होते हैं। तो याद रखिए, डेट आपको याद रखना है 21 मार्च और यहाँ रखना है आपको 23 सितंबर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 62 है, निम्नलिखित में से जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा जो इस्लामिक राष्ट्र है वो आपका कौन सा है। दोस्तों जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा इस्लामिक राष्ट्र पूछा गया है, तो 62 नंबर का जो ऑप्शन आएगा वो आपका इंडोनेशिया बनेगा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 63 है और आपसे कह रहा है कौन सा युग्म है जो आपका सुमेलित नहीं है। दोस्तों यहाँ पर कुछ आपकी हवाएं हैं, है ना, जिनके बारे में आपसे दिया गया है। अब यहाँ पर देखो, चिनूक हवा है वो आपके कहाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका में चलती हैं। बूरन हवाएं आपके सहारा के मरुस्थल में, समूह आपकी ईरान में है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए जो आपका दिया है बीजी जार्ड जो हवाएं हैं कहाँ चलती हैं। तीसरा नंबर की अगर बात कर लेते हैं, जो आपका बीजी जार्ड आपका है दोस्तों, ये आपकी चिली में नहीं चलता है। ठीक है ना, यहाँ पर चिली में नहीं चलता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है 64 नंबर की, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। तो वायु प्रदूषण को कैसे सही कर सकते हैं, वृक्षों के द्वारा। यही कारण है कि रोड के किनारे जो वृक्ष होते हैं वो ध्वनि को भी क्या करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं और कहीं ना कहीं प्रदूषण को भी नियंत्रित करते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह का बर्ताव करता है। देखिए 65 नंबर दिया गया है और 65 की बात करते हैं तो दोस्तों ये अवतल लेंस होता है। आप अपना जब चेहरा देखते हैं तो देखते हैं कि चेहरा थोड़ा सा बड़ा दिखाई देने लगता है, और अवतल लेंस में क्या होता है, कोई भी चीज होती है थोड़ी सी बड़ी दिखती है ना। तो ये आपका होता है कनकेव अर्थात जो एक अवतल लेंस होता है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है, स्टेनलेस स्टील को बनाने में लोहे के साथ किस महत्वपूर्ण धातु को प्रयोग किया जाता है। तो भैया जो स्टेनलेस स्टील होती है उसमें लोहे के साथ किस महत्वपूर्ण धातु को प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर याद रखिए क्रोमियम मिला देते हैं। क्या बना देते हैं, क्रोमियम मिला देते हैं, जिससे इसमें जंग नहीं लगते हैं, इसलिए सर्जिकल पार्ट इसके बनाए जाते हैं। अगला है क्वेश्चन आपका 67 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है जो कि अन्य तीन से आपका भिन्न दिया गया है। यहाँ पर 67 नंबर दिया गया है और आपसे कह रहा है हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है और आपका लिमोनाइट है। लेकिन जो आपका बॉक्साइट है भैया, बॉक्साइट इनमें से अलग लग रहा है ना। क्यों लग रहा है, क्योंकि जो बॉक्साइट है वो आपके जो अयस्क है वो एल्युमिनियम का है। किसका है, एल्युमिनियम का है, बाकी आपके लोहा के हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 68 नंबर में और आपसे कह रहा है वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को उधार देते हैं उसे क्या कहते हैं। 68 की बात करते हैं दोस्तों, याद रखिए वह दर जिस पर बैंक जो होते हैं वो भारतीय रिजर्व बैंक को उधार देते हैं, याद रखिएगा। तो इसे बोलते हैं रिवर्स रेपो दर, बोलते हैं रिवर्स रेपो दर कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका जो 68 है, एक बार इसको फिर से देखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें लग रहा है रिवर्स रेपो दर सही होना चाहिए। वैसे 99 एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को उधार देती है, तो ये जो दर होती है वो क्या होती है। जैसे अगर रेपो दर की हम बात करें, रेपो दर क्या होता है कि वह दर जिस पर आरबीआई प्रतिभूतियों के बदले बैंक को अल्पकालिक धन देती है। सही है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, कोई जो आपके बैंक हैं वो आपके आरबीआई को क्या दे रहे हैं, उधार दे रहे हैं। लेकिन जब आरबीआई बैंकों को उधार देती है, कोई प्रतिभूतियां होती हैं उसके बदले होता है ना, या अल्पकालिक धन देती है, तो आपका रेपो दर होता है। तो अब याद समझ में याद रखिएगा कि जब रिवर्स रेपो दर होता है, रिवर्स मतलब उल्टा, उल्टा मतलब यही हो गया कि भैया जो छोटे छोटे लोग हैं वो आपके बड़े लोगों को दे रहे हैं, अर्थात जो बैंक आपकी शाखा है वो किसको दे रही है, आरबीआई, जो कि आरबीआई अपने आप में एक सबसे बड़ी संस्था अपने यहाँ पर बैंक है ना। तो आपको रिवर्स रेपो दर याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आपको 69 और आपसे कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय समांकों का आकलन किया जाता है।
69 की अगर बात कर लेते हैं दोस्तों, याद रखिएगा ये जो आपका CSO है, अर्थात जिसे बोलते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, याद रखिएगा इसके द्वारा ही क्या होता है, राष्ट्रीय आय का आकलन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए नंबर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। 1951 में है ना इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है, भारत में सेवा क्षेत्र में सम्मिलित आपका कौन कौन सा आपका है। देखो सेवा क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखो दिया है खनन, दिया है उत्खनन है, ये आपका देखो द्वितीय वाले में आपका आता है। यहाँ पर परिवहन और जो संचार है वो आपको सेवा देते हैं, आपको बैठालते हैं, है ना, तो ये सेवा देना आपका हो गया। और इसके बाद होटल भी आपको सेवा ही देते हैं। वन और मत्स्यिकी आपके इसमें आएंगे नहीं, तो आप कहेंगे सेवा देने वाले जो आपके हैं, जैसे आपका आंसर बी हो जाएगा 2 और 4। समझिएगा सिंपल सी बात है, जो आपको सेवा जैसे आपका बीमा पॉलिसी हो गया, बैंक हो गया, परिवहन हो गया, होटल हो गया, रेस्तरा हो गया, ये सब आपको जो सेवाएं आपको देते हैं और सेवा का ही वो लोग पैसा लेते हैं। तो याद रखिए 2 और 3 ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 71 आ गया है और आपको बताना है कि सर व्यक्ति दिया गया और संबंधित यहाँ पर दिया है कि कौन किससे जुड़ा हुआ है। 71 नंबर आप लोग जल्दी से सोल्व करिए। 71 की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे MS स्वामीनाथन, जिनका 2023 में निधन हो गया था दोस्तों, ये हरित क्रांति से आपके संबंधित हैं। यहाँ पर देखा जाए LK झा जो आपके हैं, LK झा भैया ये किससे जुड़े हैं, ये कराधान से जुड़े हैं। नया क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा होगा। विजय कुरियन की अगर बात करते हैं तो दुग्ध बैंक से आपके जुड़े हैं, लोग जानते हो। मोरारजी देसाई का जो संबंध है वो आपके बैंकों की सामाजिक नियंत्रण से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा। 3, 5, 2, 1 वेस्ट का जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है कब आरंभ हुआ था। बताना है 72 नंबर में कि भैया भारत में जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है 2 अक्टूबर को हुआ था, लेकिन 1952 को हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जो साक्षरता दर है वो आपकी कितनी है। तो भारत की जो साक्षरता दर है वो आपकी कितनी है, तो 74.0 है ना 4% यहाँ पर आंसर जो आपका है वो आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 74 है कि जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का जो लिंगानुपात है वो आपका सबसे कम है। लिंगानुपात जो आपका है सबसे कम है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर जो आपका दिया है दमन और दीव, कौन है, जो आपका दमन और दीव दिया गया है। 74 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर है राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा युग्म है जो आपका सुमेलित नहीं है। यहाँ पर यूपी जीके से क्वेश्चन है, एयरपोर्ट आपके दिए गए हैं ना, कौन सा एयरपोर्ट कहाँ पर है। तो देखिए पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है कि सर कानपुर में आपका चकेरी है, वाराणसी में बावतपुर है, लखनऊ में अमौसी है, लेकिन आगरा में कौन है, खेरिया है। आगरा में कौन है, तो आपकी खेरिया आपका है, जो खेरिया है वो आपके आगरा में है। फुर्सतगंज जो आपके है वो कहाँ पर है, आपको कमेंट करना है। ये जो फुर्सतगंज आपका है वो कहाँ पर है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और आपको बताना है कि सर हिंदी में आप लोगों ने स्कोर जो खड़ा किया वो कितना किया, वहीं पर जीके में स्कोर रहा वो कितना स्कोर रहा। हमने कहा अगर हिंदी में आपके 22 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं, है ना, लेकिन माइनस मार्किंग सहित अगर आप जोड़ देते हैं, वास्तविकता अगर अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो याद रखिए यहीं से आपकी तैयारी स्टार्ट हो जाती है जब आप प्रैक्टिस लगा रहे होते हैं। तो उसमें देखा जाता है कि माइनस मार्किंग के साथ हम वास्तविकता में कितना स्कोर ला पा रहे हैं। जीके में हमने बताया है कि अगर आपका 18 नंबर तक आपका बन रहा है, इसका मतलब है कि 8 2 10 है ना, 0 हो गया। और यहाँ पर 40 नंबर अगर आपके यहाँ पर बन रहे हैं तो समझिएगा अदर जो आपके सब्जेक्ट है, आपकी इंग्लिश हो गया और मैथ हो गया, वहां से अच्छा खासा स्कोर आप लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर ये स्कोर आपका कम हो गया तो फिर आप जीके रीजनिंग आप मैथ और इंग्लिश से ही पूरा काम नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये जो स्कोर आपका होता है वो आपको आगे ले जाएगा। अगर इतना स्कोर आपका जा रहा है तो जरूर बताइएगा। बाकी हमने कहा भी है कि आप लोग जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म आ चुका है। अगर आपने पेड 2023 दिया है ना, उसमें से जो भी आपके कह सकते हैं उसमें मांगा हो, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आप लोग जरूर बताइएगा कि आप जूनियर असिस्टेंट के लिए फॉर्म भर रहे हैं या नहीं भर रहे हैं। ठीक है ना, उसकी भी तैयारी आप इसी के माध्यम से कर सकते हैं, क्योंकि उसका लेवल और इसका लेवल आपका सेम ही होता है। ठीक है ना, धन्यवाद। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। सभी को धन्यवाद, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक करिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और प्लेलिस्ट में से जितने भी हमने क्लास से अपलोड किया है उन सबको देखते चलिएगा, चाहे थ्योरी हो चाहे आपके प्रैक्टिस हो। धन्यवाद।